कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि अगर इंसान के भीतर खुदा बनने की जिद जाग जाए तो वो सबसे पहले क्या खोता है? नींद नहीं, भूख नहीं, दुनिया नहीं, वो सबसे पहले अपनी इंसानियत खोता है। जब कोई इंसान रातों को जागकर सिर्फ सपने नहीं, पूरी किस्मत का नक्शा बनाने लगे, जब वो ये मान ले कि अब उसे सिर्फ जीना नहीं, जिंदगी बनानी है, तो समझ लीजिए वो एक ऐसी सीमा पार कर चुका है जहां ना साइंस बचती है, न प्रेयर। और सोचिए उस पल के बारे में जब उसकी बनाई हुई सांसें उसके सामने खड़ी होकर कोई इल्जाम नहीं लगाती, कोई बद्दुआ नहीं देती, बस इतना पूछती हैं, तुमने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझे अपनाना क्यों भूल गए? उस सवाल में आवाज नहीं होती, फिर भी वो सीधा सीने में उतरता है, क्योंकि उस जगह न कोई भगवान जवाब देता है, न कोई मंत्र काम आता है। वहां बस एक एहसास खड़ा होता है कि शायद जो तुमने रचा था वही अब तुम्हारा हिसाब लेने आया है। और तभी इंसान समझता है हर क्रिएशन वरदान नहीं होती, कुछ क्रिएशन सजा बनकर लौटती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक स्मेल, वो जगह जहां किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आज हम खोल रहे हैं उस किताब की खुशबू जो 200 साल पुरानी है, लेकिन सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं। ये कहानी है फ्रैंकेनस्टाइन की, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की। और अगर ध्यान से सुनिए तो ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी भी है। ये कहानी शुरू होती है एक बर्फ से ढके समंदर में, चारों तरफ सफेदी, इतनी सफेद कि आंखें थक जाएं, इतनी ठंडी कि इंसान अपने अंदर की गर्मी पर शक करने लगे। एक जहाज आगे बढ़ रहा है, मकसद साफ है, दुनिया का आखिरी कोना छू लेना, नॉर्थ पोल। इस जहाज का कप्तान है रॉबर्ट वॉल्टन, एक नौजवान जिसे दुनिया से ज्यादा खुद से कुछ साबित करना है। और तभी बर्फ के बीच उसे दिखाई देता है एक आदमी, लगभग मरा हुआ, हड्डियों पर लटकती चमड़ी, आंखों में बुखार और चेहरे पर ऐसा दर्द जैसे जिंदगी ने उससे माफी मांगने से मना कर दिया हो। और जब उस आदमी की सांसें थोड़ी स्थिर होती हैं तो वॉल्टन पूछता है, आपका नाम? वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। नाम सुनते ही हवा और ठंडी हो जाती है। कुछ रातों बाद जब वॉल्टन अपने सपनों की बातें करता है, अपने एम्बिशन की, अपने फ्यूचर की, विक्टर उसे देखता है लंबे समय तक और फिर कहता है, अगर तुम एम्बिशन के पीछे भाग रहे हो तो मेरी कहानी सुन लो, शायद तुम रुक जाओ। यहीं से कहानी पीछे लौटती है। जनीवा, एक सभ्य खुशहाल परिवार, प्यार करने वाले माँ बाप, घर में हंसी है, अपनापन है। लेकिन विक्टर अलग है। बचपन में भी वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेलता, वो खिलौनों से ज्यादा सवालों में उलझा रहता है। वो पूछता है, जिंदगी आती कहाँ से है, मौत जाती कहाँ है, और अगर सब कुछ नियमों से चलता है तो मौत का रूल बुक कौन लिखता है? उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती है। वो नहीं जानती कि यही सवाल एक दिन उसके बेटे को भगवान से भिड़ा देंगे। वो उसे इंसान बनाना चाहती है, लेकिन किसे पता था कि एक दिन वही माँ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बन जाएगी। एक बीमारी, एक लंबी रात और फिर एक सुबह जहां विक्टर की हथेली में माँ का ठंडा हाथ होता है। यहीं कुछ टूटता है और यहीं जन्म लेता है एक ख्याल, अगर साइंस सब समझ सकती है तो क्या वो मौत को भी समझ सकती है? और अगर समझ सकती है तो क्या रोक सकती है? अगर मैं साइंस को समझ लूं तो क्या मैं मौत को रोक सकता हूं? ये सवाल इनोसेंट नहीं था, ये सवाल डेंजरस था। विक्टर पढ़ाई के लिए निकल पड़ता है, यूनिवर्सिटीज, लैबोरेटोरीज, किताबें। दिन नहीं रातें उसकी साथी बनती हैं। बाकी लोग दोस्त बनाते हैं, विक्टर थियरीज बनाता है। बाकी लोग लव लेटर्स लिखते हैं, विक्टर डेड बॉडीज के स्केचेस बनाता है। धीरे धीरे वो इंसानों से कटता चला जाता है। उसका कमरा उसकी दुनिया बन जाता है और उसकी दुनिया में बस एक ही आवाज है, मैं कर सकता हूँ। साइंस अब उसका सब्जेक्ट नहीं रहती, साइंस उसका भगवान बन जाती है। और फिर एक दिन उसे लगता है, मैंने लाइफ का सीक्रेट पकड़ लिया है, अब उसे बॉडी चाहिए,
एक परफेक्ट बॉडी। और यहाँ से कहानी अंधेरी होने लगती है। विक्टर चुपके से ग्रेवयार्ड्स जाता है। जहाँ बाकी लोग डरते हैं वहाँ वो पॉसिबिलिटी देखता है। वो लाशों को ऐसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। वो उन्हें पार्ट्स की तरह देखता है। एक हाथ यहाँ से, एक पैर वहाँ से, मजबूत कंधे, गहरी आंखें। वो चाहता है अगर मैं लाइफ बना रहा हूँ तो वो सुंदर होनी चाहिए। आयरनी देखिए, वो सुंदरता ढूंढ रहा है मौत के टुकड़ों में। और फिर आती है वो रात। बिजली चमकती है, मशीन्स की आवाज़ कमरे को चीरती है। आसमान जैसे खुद भी डर रहा हो कि इंसान क्या करने वाला है। और फिर सब शांत। विक्टर देखता है उसका बनाया हुआ शरीर हिलता है, आंखें खुलती हैं, सांस आती है। लाइफ, वो सच में लाइफ बना चुका है। लेकिन उसी पल विक्टर की रूह कांप जाती है। जो उसने बनाया है वो उसके इमेजिनेशन जैसा नहीं है, वो जिंदा है। वो सांस ले रहा है, वो देख रहा है, और उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सवाल है, मैं कौन हूं? विक्टर चीख नहीं पाता, वो रो नहीं पाता, वो भागता है। हाँ, जिस आदमी ने भगवान बनने की हिम्मत की वो अपनी क्रिएशन से भाग जाता है, बिना नाम दिए, बिना सच बताए, बिना जिम्मेदारी लिए। और वहीं किसी अंधेरे कोने में एक नया इंसान खड़ा है, अकेला, नंगा सच, बिना पहचान, जिसे दुनिया में लाने वाला तो है लेकिन अपनाने वाला कोई नहीं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विक्टर ने क्या बनाया। सवाल ये है, जब तुम कुछ बनाते हो तो क्या तुम उसके लिए जिम्मेदार भी होते हो? जिस पल विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी क्रिएशन से भागा था, उसी पल इस दुनिया में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, सिर्फ सांसें थीं और एक अजीब सा एहसास कि मैं हूं, लेकिन क्यों हूं ये कोई नहीं बता रहा। अंधेरा कमरा, टूटी हुई मशीनें, दीवारों पर बिजली की गूंज, और बीच में खड़ा वो शरीर, लंबा, भारी, जोड़ जोड़ से सिला हुआ। लेकिन उसकी आंखें, अगर आप उसकी आंखों में देखते तो डर नहीं लगता। वो आंखें किसी मॉन्स्टर की नहीं थीं। वो आंखें किसी नवजात बच्चे की थीं, जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि रोशनी क्या होती है और अकेलापन इतना चुभता क्यों है। वो पहला कदम बढ़ाता है, पैर लड़खड़ाते हैं, जमीन ठंडी लगती है, हवा चुभती है, वो गिरता है, फिर उठता है। चलना उसके लिए एक मिरेकल है, सांस लेना एक एक्सपेरिमेंट, अपनी ही आवाज सुनना एक अनजाना डर। वो बाहर निकलता है और यहीं से दुनिया अपनी असली शक्ल दिखाना शुरू करती है। सुबह होती है, धूप निकलती है, खेत लहराते हैं, पेड़ों पर पत्ते हिलते हैं और दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। वो रुक जाता है। उसके लिए ये सब किसी जादू से कम नहीं, क्योंकि पहली बार वो लोगों को देख रहा है। वो छुप कर देखता है, पेड़ के पीछे से, चट्टान के पीछे से। वो सोचता है शायद ये मेरे जैसे होंगे, शायद ये भी बात करते होंगे, शायद ये भी किसी के होंगे जैसे मुझे भी कोई होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, एक औरत चीखती है, एक आदमी पत्थर उठाता है, कोई उसे दानव कहता है, कोई शैतान। वो समझ ही नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या किया। उसने तो मारा नहीं, उसने तो छुआ भी नहीं, उसने तो सिर्फ दिखने की कोशिश की थी। यहीं मेरी शैली हमारे मुंह पर जिंदगी का सबसे कड़वा सच फेंक देती है। दुनिया आपको आपके दिल से नहीं, आपके चेहरे से जज करती है। वो भागता है, जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ में। हर कदम के साथ उसके अंदर एक सवाल गूंजता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नफरत क्यों? भागते भागते वो एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। छोटी सी झोपड़ी, पुरानी लकड़ी, अंदर हल्की रोशनी। वो रुक जाता है। इस झोपड़ी में एक गरीब फैमिली रहती है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें देख नहीं सकती, एक नौजवान लड़का और एक लड़की। वो उन्हें रोज देखता है, छुपकर। वो देखता है कैसे वो कम खाने में भी एक दूसरे को पहले खिलाते हैं, कैसे दुख में भी सम्मान नहीं छोड़ते, कैसे दर्द के बीच भी प्यार बचा रहता है। यहीं से उसके अंदर सीखने की भूख जन्म लेती है। वो शब्द सुनता है, बार बार, धीरे धीरे वो भाषा सीखता है, शब्दों का मतलब, आवाज का असर। वो समझता है कि प्यार क्या होता है, दया क्या होती है,
परिवार क्या होता है, और हर नई समझ के साथ उसका दिल और भारी होता जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल रहा है कि वो क्या नहीं है। अब वो जानता है कि इंसान कैसे होते हैं और वो कितना अलग है। उसके अंदर एक चाह जन्म लेती है, काश मैं भी इन जैसा होता। वो उन्हें देखकर मुस्कुराना सीखता है, दर्द छुपाना सीखता है, उम्मीद पालना सीखता है। वो अपने क्रिएटर को याद करता है, उस इंसान को जिसने उसे बनाया लेकिन अपनाया नहीं। वो सोचता है, शायद अगर वो मुझे देखे तो समझेगा, शायद अगर मैं अच्छा बनूं तो कोई मुझे अपनाएगा। एक दिन वो हिम्मत करता है, वो खुद को उस परिवार के सामने लाने का फैसला करता है। पहले बूढ़े आदमी के पास जाता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। वो डर से नहीं, आवाज से पहचानेगा। वो बात करता है, धीरे, नरम, और कुछ पलों के लिए सब ठीक रहता है। लेकिन फिर दरवाजा खुलता है, लड़की चीखती है, लड़का गुस्से में आ जाता है। डर, हड़बड़ाहट, भागते कदम, और उस पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो समझ जाता है दुनिया उसे कभी उसकी अच्छाई से नहीं देखेगी। वो कहता है, अगर अच्छाई से मुझे सिर्फ नफरत मिली तो शायद दुनिया को वही देना होगा जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। और यही मॉन्स्टर पैदा नहीं होता, यही मॉन्स्टर बनाया जाता है। अब वो अपने क्रिएटर को ढूंढता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं, और आमने सामने क्रिएटर और क्रिएशन। लेकिन ये कोई हमला नहीं है, ये कोई बदला नहीं है, ये एक सवाल है। तुमने मुझे बनाया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम मेरे क्रिएटर हो, लेकिन मेरे पिता नहीं बने। उसकी आवाज में गुस्सा कम है, दर्द ज्यादा। वो एक ही मांग रखता है, मुझे एक साथी दो, कोई जो मुझे देखकर ना भागे, कोई जो मेरे अकेलेपन को समझे। यही मेरी शली हमसे पूछती है, क्या बुराई जन्म से होती है या समाज उसे गढ़ता है। मॉन्स्टर अब मिरर बन चुका है, और उस मिरर में हम सबका चेहरा दिखाई देता है। विक्टर डर जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है, अगर उसने फिर से क्रिएशन की तो वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रहेगा, वो भगवान बन जाएगा। और भगवान बनने की कीमत बहुत भारी होती है। विक्टर डर के मारे अपने वादे से पीछे हट जाता है। वो दूसरी क्रिएशन को नष्ट कर देता है, और उसी पल उसका पनिशमेंट तय हो जाता है। मॉन्स्टर कहता है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वही करूंगा जो तुमने मेरी जिंदगी में किया। एक एक करके विक्टर अपने प्रिय लोगों को खोता है, भाई, दोस्त, प्यार, और आखिर में वो खुद भी भागता हुआ नॉर्थ पोल तक पहुंच जाता है। कहानी अब फिर से वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। बर्फ, खामोशी, नॉर्थ पोल की सफेदी। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब भाग नहीं रहा। अब उसके पास भागने को कुछ बचा भी नहीं है। भाई चला गया, दोस्त चला गया, प्यार चला गया, और जो बचा है वो है सिर्फ गिल्ट। वो रॉबर्ट वॉल्टन के जहाज पर लेटा है, कमजोर शरीर, टूटी सांसें, और आंखों में एक अजीब सी क्लैरिटी। अब उसे सब समझ आ चुका है। वो वॉल्टन से कहता है, एम्बिशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब एम्बिशन के आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मर जाए तो एम्बिशन एक कर्स बन जाती है। विक्टर अब साइंटिस्ट नहीं बोल रहा, अब एक टूटा हुआ इंसान बोल रहा है। वो मान चुका है कि उसने जिंदगी बनाई, लेकिन उसे जीने का हक नहीं दिया। बर्फ गिर रही है, धीरे, लगातार, बिना किसी शोर के। नॉर्थ पोल की उस सफेद खामोशी में एक शरीर पड़ा है, थका हुआ, टूटा हुआ, और अब शांत। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब जीवित नहीं है। जिस इंसान ने जिंदगी बनाने का सपना देखा था, जिसने ईश्वर बनने की हिम्मत की थी, आज वही इंसान जिंदगी से हार चुका है। रॉबर्ट वॉल्टन चुपचाप खड़ा है। उसके सामने एक ऐसी कहानी खत्म हो चुकी है जिसने उसकी एम्बिशन की जड़ें हिला दी हैं। और तभी बर्फ की सफेदी के बीच एक साया उभरता है, लंबा, भारी, थका हुआ। वो वही है जिसे दुनिया ने मॉन्स्टर कहा, लेकिन आज उसकी चाल में गुस्सा नहीं है, उसकी आंखों में आग नहीं है। आज उसकी आंखों में सिर्फ एक थकान है, एक खालीपन है। वो विक्टर के शरीर के पास आता है, घुटनों के बल बैठता है, और पहली बार उसकी आवाज कांपती है। वो कहता है, तुम मर गए, और अब मेरे पास लड़ने के लिए भी कोई नहीं बचा। उस पल दुनिया की सबसे अजीब विडंबना सामने आती है। जिस इंसान ने उसे छोड़ा,
आज वही उसका आखिरी रिश्ता बन गया है। मॉन्स्टर विक्टर की लाश को देखता है, उस चेहरे को जिससे उसने नफरत भी की और जिससे उसने प्यार भी मांगा। जिस इंसान ने उसे बनाया, जिस इंसान ने उसे छोड़ा, जिस इंसान की वजह से वो मॉन्स्टर बना, वो अब मर चुका है और अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। वो वॉल्टन की तरफ देखता है और पहली बार कोई इंसान उसे डर के बिना देखता है। मॉन्स्टर बोलता है, मैं बुरा नहीं था, मैं अकेला था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं है, उसकी आवाज में थकान है। सदियों की नहीं, सिर्फ कुछ सालों की, लेकिन इंसान से भी भारी थकान। वो कहता है, मैंने भी खुश रहना चाहा था, मैंने भी किसी के साथ बैठकर आग के पास कहानी सुननी चाहिए थी, मैंने भी किसी के कंधे पर सिर रखकर सोने का सपना देखा था। फिर वो एक सवाल पूछता है, अगर किसी को प्यार ही ना मिले तो क्या वो इंसान रह पाता है? और यही मेरी शैली हमसे सवाल पूछती है, क्या मॉन्स्टर पैदा होता है या मॉन्स्टर बनाया जाता है? अगर कोई बच्चा प्यार के बिना बड़ा हो तो क्या वो सोसाइटी की गलती नहीं? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने लुक्स की वजह से दुनिया से बाहर कर दिया जाए तो असली मॉन्स्टर कौन है? विक्टर मर चुका है, लेकिन कहानी अब भी जिंदा है। मॉन्स्टर बर्फ की तरफ बढ़ता है, खुद को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब उसके पास जीने की वजह भी नहीं बची। और वो कहता है, मेरी कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जिया तो और दर्द पैदा होगा। यही वो वाक्य है जिसके लिए मेरी शेली ने पूरी किताब लिख दी, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, ये अकेलेपन की कहानी है। ये उस बच्चे की कहानी है जिसे जन्म तो दिया गया पर अपनाया नहीं गया। ये उस क्रिएशन की कहानी है जिसे बनाने वाला जिम्मेदारी लेने से डर गया। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं था कि उसने लाइफ बनाई, उसका सबसे बड़ा अपराध था उस लाइफ को अकेला छोड़ देना। और यहीं से कहानी फिलॉसफी बन जाती है, क्योंकि सवाल अब साइंस का नहीं है, सवाल अब एम्बिशन का भी नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का। जब आप कुछ बनाते हैं तो क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार होते हैं? जब आप बच्चा पैदा करते हैं तो क्या आप सिर्फ खुशियां चाहते हैं या उसकी टूटन की जिम्मेदारी भी? जब आप कोई रिश्ता शुरू करते हैं तो क्या आप सिर्फ कंपनी चाहते हैं या उस इंसान के डर, ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी को भी अपनाते हैं? जब आप कोई आइडिया क्रिएट करते हैं तो क्या आप सिर्फ क्रेडिट चाहते हैं या फेलियर का बोझ भी उठाने को तैयार हैं? फ्रैंकेनस्टाइन हमसे यही पूछती है। मॉन्स्टर कोई राक्षस नहीं था, वो एक कोरा कागज था। दुनिया ने उस पर डर लिखा, नफरत लिखी, घृणा लिखी, और जब वो पढ़ना सीख गया तो वही दोहराने लगा जो उसे सिखाया गया। मैरी शेली बहुत साफ कहती है, बुराई पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। अगर मॉन्स्टर को प्यार मिलता तो शायद कहानी बदल जाती। अगर विक्टर एक बार भी पीछे मुड़कर कह देता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो शायद कोई हत्या नहीं होती, कोई बदला नहीं होता, कोई तबाही नहीं होती। लेकिन इंसान अक्सर अपनी क्रिएशन से डर जाता है। हम अपने ही बनाए हुए बच्चों से डर जाते हैं जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हम अपने ही बनाए हुए आइडियाज से डर जाते हैं जब वो सवाल पूछने लगते हैं। हम अपने ही बनाए हुए रिश्तों से भाग जाते हैं जब वो हमें आईना दिखाते हैं। विक्टर भागा और मॉन्स्टर मॉन्स्टर बन गया, क्योंकि जब किसी को बार बार कहा जाए कि तुम गलत हो तो एक दिन वो मान ही लेता है। मॉन्स्टर विक्टर से कहता है, मैंने अच्छाई चुनी थी पर मुझे कभी अपनाया नहीं गया, तो मैंने वही बनना चुना जो दुनिया मुझसे चाहती थी। और यही लाइन हमारे दिल में चोट करती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी लेवल पर कभी ना कभी मॉन्स्टर रहे हैं। जब हमें जज किया गया, जब हमें अकेला छोड़ा गया, जब हमें समझा नहीं गया, और कभी कभी हम विक्टर भी रहे हैं, जब हमने किसी को बनाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। दोस्तों, फ्रैंकेनस्टाइन पढ़कर अगर आपको डर लगा तो आपने सरफेस देखी, अगर आपको दुख लगा तो आपने कहानी समझी, और अगर आपको खुद से सवाल होने लगे तो समझिए किताब ने अपना काम कर दिया। क्योंकि बुक स्मेल पर किताबें सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और ये कहानी आज भी जिंदा है, हर उस लैब में जहाँ एथिक्स पीछे छूट जाती है, हर उस घर में जहाँ बच्चा अकेला पलता है, हर उस रिश्ते में जहाँ क्रिएशन है लेकिन कैर नहीं। तो अगली बार जब आप कुछ बनाएं, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई इंसान, तो बस एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए,
क्या मैं सिर्फ क्रिएटर हूँ या केयर टेकर भी? क्योंकि मॉन्स्टर बाहर नहीं होते, मॉन्स्टर वहीं पैदा होते हैं जहाँ जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब की खुशबू के साथ। तब तक संवेदनशील रहिए, जिम्मेदार रहिए और इंसान बने रहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है। फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक मिरर है। ये हमसे पूछती है, जब हम कुछ बनाते हैं, बच्चे, रिश्ते, आइडियाज़, करियर्स, तो क्या हम जिम्मेदारी भी लेते हैं या सिर्फ क्रिएशन का क्रेडिट लेकर भाग जाते हैं? दोस्तों, कभी कभी मॉन्स्टर बाहर नहीं होता, वो हमारे डिसीजंस में होता है, हमारी नेग्लेक्ट में होता है, हमारी एम्बिशन में होता है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ डरावनी लगी तो आपने आधी कहानी सुनी, और अगर आपको ये कहानी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगी तो समझिए किताब ने अपना काम कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई सवाल छोड़ा हो, अगर किसी एक पल पर आप चुप हो गए हों, या अगर कहीं आपको खुद की परछाई दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि कहानियां अब भी जिंदा हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए बुक स्मेल को, क्योंकि यहाँ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।